नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज थोड़ा लेट इसलिए हुआ क्योंकि डेटा एफआईआई का बहुत देर से आया, तो इसलिए हमने इसको देर से बनाया। लेकिन इंपॉर्टेंट था, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए बनाया क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड से पहले का दिन है। और बाजार ने जिस तरीके का रुझान आज दिखाया है वो अपने आप में बहुत कहानी बताता है। उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 3 दिन के गैप के बाद जब मार्केट खुलेगा तो बहुत सारी घटनाक्रम हो चुके होंगे। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत कुछ आपको इसमें समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हो, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। क्या ये है आपकी इस समय की पूरी हेडलाइंस, जिसमें पहली हेडलाइंस तो यही बन रही है कि मार्केट एक जबरदस्त प्रेशर में था और रुपी रिकॉर्ड लो पे है। और ऑयल में एक अच्छा तेजी देखने को हमें मिली, रुपी 95 के आसपास चल रहा है और कच्चा तेल $115 पे। तो इसने एक जबरदस्त प्रेशर मार्केट पे बनाया। लेकिन एकमात्र सेक्टर था जहां आज हल्की सी तेजी थी, बहुत हल्की सी, वो आईटी था। वो केवल एक सिंगल ब्राइट स्पॉट था। उसके अलावा टॉप गेनर्स में आप देखेंगे सन फार्मा, इन्फोसिस के अलावा टेक महिंद्रा ने थोड़ा सा सहयोग किया। लेकिन एचयूएल, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक और इंटरग्लोब जैसे शेयर बिगेस्ट लूजर थे आज के। और एफआईआईज ने आज 8100 करोड़ की भारी सेलिंग की है। भारी सेलिंग इसको मैं इसलिए कर रहा हूं, इट इज क्लोज टू $1 बिलियन। तो हम लोग इसको देखेंगे क्या हुआ डिटेल में। ये है ओवरऑल नंबर्स। तो 180 पॉइंट निफ्टी गिरा और फिर से 24,000 के नीचे आ गया, जबकि कल मार्केट ने अपने आप को संभाला था। तो आज अगर मैं कहूं तो मार्केट में आज एक्चुअली सेल ऑफ था। एक समय मार्केट 300 पॉइंट से ज्यादा कमजोर हुआ था, लेकिन दिन के दौरान एक रिकवरी हुई और उस रिकवरी के बाद भी 180 पॉइंट मार्केट गिर के बंद हुआ। इसलिए निफ्टी 500 देखिए, बैंक निफ्टी देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में कमजोरी हमें देखने को मिली है। तो अगर आप वीकली नंबर पे देखेंगे कि पूरे हफ्ते के दौरान क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी 2.5% गिरा है। निफ्टी और 500 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, ऊपर नीचे होते रहे, एक दिन गिरे एक दिन चढ़े, तो उनकी फॉल कम थी। लेकिन बैंक निफ्टी में ज्यादा 2.5% की फॉल आई है। और मिड कैप भी आप देखेंगे तो कुछ खास गिरावट नहीं है। ऑयल एंड गैस सेक्टर ऊपर था, फार्मा ऊपर था। और पीएसयू बैंक सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो 4% की गिरावट है। निफ्टी आईटी 3.25%, 2.5% गिरावट हुई है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक 2% गिरा। तो बैंक में गिरने का तो लॉजिक था कि इस हफ्ते वो खबर आई थी, जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है, तो उसकी वजह से इसमें प्रेशर था। फार्मा में बिकॉज ऑफ सन फार्मा आपको थोड़ी सी रौनक देखने को मिली, अदरवाइज फार्मा सेक्टर में कोई दम नहीं था। ऑयल एंड गैस ऑफ कोर्स की क्रूड 100 से ऊपर पूरे हफ्ते ट्रेड हुआ है, तो बड़े जो दिग्गज प्लेयर्स हैं उनमें तेजी बनी। रिलायंस हमेशा तेजी में था, रिलायंस पूरे हफ्ते का एक्चुअली विनर कहा जाना चाहिए उसको। ओएनजीसी नए हाई पे 300 के ऊपर ट्रेड करने लगा, तो ऑयल एंड गैस का स्वाभाविक था। फार्मा में सन फार्मा की वजह से हुई, बाकी इंडाइसेस में आपको कमजोरी देखने को मिली। और आईटी की अच्छी खासी पिटाई इस हफ्ते भी होती रही है। अब हम देखते हैं कि आज दिन के दौरान क्या हुआ। देखिए, ये जो आपको चार्ट देख के लगेगा कि बहुत स्मार्ट रिकवरी है, इसकी एक हेडलाइन लोग ये भी बनाएंगे कि दिन के दौरान बहुत अच्छी रिकवरी के बाद निफ्टी बंद हुआ है। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में 200 पॉइंट नीचे है और इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था कि जो इसका 11:15 के आसपास जो बॉटम दिख रहा है आपको ये कर्व में, वहां पे 330 पॉइंट निफ्टी गिर गया था। तो ये रिकवरी मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही है, क्योंकि मैक्रो पिक्चर काफी खराब थे। तो प्रॉफिट बुकिंग जोरदार हुई है। और बैंक निफ्टी में भी सेम, बैंक निफ्टी भी काफी ज्यादा गिरा था और वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, लेकिन अभी भी काफी वीकनेस इसमें देखने को मिल रही है। जैसे हमने कहा कि मजबूती कहां से मिली थी आपको, एक इन्फोसिस ने थोड़ा सपोर्ट दिया और बजाज ऑटो ने। बजाज ऑटो का कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है, जो कि वेटेज नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन उसमें एक बाईबैक की खबर आई, उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी रैली बनी। अभी आगे हम लोग आगे स्टॉक्स को भी देखेंगे। लेकिन ड्रैगर्स में आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरा बैंकिंग सेक्टर लगातार इस हफ्ते पिटाई की मार झेलता रहा यहाँ पे। और एफएमसीजी में हफ्ते का अंत आते आते, यानी जो कि 4 दिन का हफ्ता था, शुक्रवार को छुट्टी है, तो 4 दिन के हफ्ते में आखिरी दिन आकर के एचयूएल या तमाम जो एफएमसीजी सेक्टर थे वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एचयूएल के रिजल्ट आए थे, बहुत सारे लोगों ने एचयूएल रिजल्ट को अच्छा माना, लेकिन मैं उसके अंदर की आपको एक चीज बता दूं कि उन्होंने ग्रामेज कम किए हैं और प्राइस बढ़ाया है। तो एब्सोल्यूट टर्म में जो आपको उनका वॉल्यूम दिखेगा, जो एफएमसीजी देखने का तरीका होता है, वो वॉल्यूम टनेज में आप देखेंगे तो कम है। इन्फ्लेशन लेड ग्रोथ वहां पे थी, इसलिए एचयूएल में पिटाई हुई, यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। ये पूरा
हीट मैप है एंड निफ्टी 500 का, तो आप देख ही रहे हैं कि ज्यादातर स्टॉक्स लाल हैं क्योंकि आज कमजोरी यहाँ पे थी। अब ये देखिए, जो मैंने आपसे कहा था स्टॉक्स पे देखिए, इन्फोसिस देखिए आप, थोड़ा सपोर्ट दिया उसने लगभग डे हाई के आसपास, मान लीजिए इसको कि वहां पे बंद हुआ। और बजाज ऑटो में ये जो 10:30 बजे खबर आई थी, 2-3 कैंडल में ही एकदम खींच के इसको 10,000 के करीब पहुंचा दिया, 5% ऊपर था और बाईबैक की खबर है। आपको याद होगा ये स्टॉक 12,000 रुपए तक गया था और खुद राजीव बजाज ने कहा था कि मेरा स्टॉक मुझे 12,000 लगता है। ये 2-2.5-3 साल पहले की बात है। उसके बाद एक बड़ी रैली बनी थी, फिर जैसे मार्केट नीचे आया तो स्टॉक नीचे आया। अब बाईबैक की खबर से स्टॉक में एक रैली बनती हुई यहाँ पे दिखी है। आईसीआईसीआई बैंक आप देखिए एकदम वीकनेस के साथ यहाँ पे बंद हुआ है और एचडीएफसी बैंक भी वीकनेस के साथ बंद हुआ। चूंकि ये हैवी वेट है इसलिए इंडेक्स पे इनका ज्यादा असर पड़ा हुआ है यहाँ पे। एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे तो आज का एडवांस डिक्लाइन, कल भी मैंने कहा था खराब है। देखिए कल नंबर बराबर बराबर दिख रहे थे, लेकिन मैंने कहा था एडवांस डिक्लाइन खराब है। देखिए क्या होता है ना, कभी भी ना एक बारगी देख के नहीं समझ में आता, उसको बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ता है। तो कल मैंने आपसे कहा था कि एडवांस डिक्लाइन भले ही आपको 50-50 दोनों साइड दिख रहा हो, लेकिन वो जो पॉजिटिव साइड का 50 है वो बहुत चवन्नी अठन्नी वाला है, तो इसलिए उसको पॉजिटिव नहीं मानना चाहिए। आज देखिए वो पूरा एकदम पलट गया। आज तो ठीक ठाक तरीके से खराब दिख रहा है और आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द सेक्टर। तो इसलिए इस एडवांस डिक्लाइन को मैं खराब मानता हूं। चाहे निफ्टी 500 का आप देख रहे हो या टोटल नंबर में भी आप देख रहे हो, ये नंबर कमजोरी की तरफ संकेत कर रहे हैं। सेक्टोरली मैंने आपको बताया था कि बहुत मुश्किल से ढूंढने पर एक सेक्टर आईटी का है, वो जो 0.4% ऊपर मिला, एंड थैंक्स टू इन्फोसिस, अदरवाइज वो भी पिटा हुआ था। लूजर में आप देखिए पीएसयू बैंक पिटाई, रियल एस्टेट पिटाई, निफ्टी मेटल में भी प्रॉफिट बुकिंग और एफएमसीजी आज गिर के बंद हुआ, जबकि इस हफ्ते उसने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया। खास तौर पे नेस्ले वगैरह ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिखाया, लेकिन अब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हफ्ते के अंत में देखने को मिली है। अब ये आया सबसे बुरा नंबर, जो शुरुआत से ही बात हो रही थी कि म्यूचुअल फंड थोड़ा सा प्रेशर में है और मार्च के एसआईपी के नंबर बहुत अच्छे आए थे लेकिन पैसे कम पड़ रहे थे। तो ड्राई पाउडर कम होने की वजह से अब आप पूरा महीना खत्म हो गया। अब आप नंबर देखिए आपके सामने, आज का नंबर है 8,047 करोड़ की सेलिंग। डीआईज ने आज 3400 करोड़ खरीदी, यानी आधे से भी कम। पूरे अप्रैल में क्या हुआ है, 70,000 करोड़ की सेलिंग है एफआईआईज की, और उनकी खरीदारी है सिर्फ 51,000 करोड़ की, यानी सीधे सीधे 19,000 करोड़ का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, डेफिसिट क्रिएट हो गया है। और एफआईआईज ने मार्च में तो हालांकि बहुत ज्यादा 1,40,000 करोड़ बेच डाला था, लेकिन इस महीने उसका आधा ही बेचा है। तो एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि भाई सेलिंग हुई है लेकिन कंपैरेटिवली आधी हुई है। लेकिन नेगेटिव परिणाम ये देखिए कि जो पिछले हफ्ते भयंकर खरीदारी पिछले महीने डीआईज ने की थी, वो डीआईज अब थक गए हैं। अब वो टायर्ड दिख रहे हैं, सिर्फ 50,000 करोड़ खरीद पाए। चर्निंग के बावजूद अच्छी एसआईपी आई थी वो, तो वो एसआईपी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मार्च का महीना था तो बहुत सारे लोग अपना प्लानिंग के हिसाब से किसी किसी को करना था, तो तरह तरह की चीजें उसमें आ रही हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये नंबर, कम से कम ये नंबर सपोर्ट नहीं करता है, अच्छी बात नहीं है ये एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज द रियलिटी। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आज हमारा जो टोटल मैक्रो पिक्चर के नंबर है उसमें आप देखिए गोल्ड सिल्वर तो बिल्कुल उसी रेंज में है, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन क्रूड ऑयल देखिए इस समय 109 ट्रेड कर रहा है और WTI 104 ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तर से थोड़ा थोड़ा ये नीचे आए हैं। बॉन्ड यील्ड सबसे खतरनाक है, 7% को पार कर गई है। करेंसी चूंकि फ्यूचर में अभी भी ट्रेड हो रही थी, लेकिन एक्चुअली 95 पे करेंसी है हमारी, 95, यानी आरबीआई ने जो अप्रैल की शुरुआत में कदम उठाए थे जिसकी वजह से 95 से 92 रुपया गया था, वो फिर 95 चला गया है, कोई उसका फर्क नहीं पड़ा है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7% के ऊपर है, बिगेस्ट नेगेटिव है ये। इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गई है। आरबीआई रेट हाइक करे ना करे, लेकिन मार्केट में रेट हाइक होगी। अब देखिए 7% की बॉन्ड यील्ड आपकी हो गई है, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो सबसे महंगा है, सबसे महंगा इंटरेस्ट रेट आपका दुनिया में है। ठीक है, अब यूएस का आप देखिए, यूएस में कितना चल रहा है, 4.4। अगर हम 4.4 इसमें से माइनस करें तो कितना बनेगा, 2.6, यानी 2.5%
आप उनसे ऊपर चल रहे हैं अभी, तो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। खैर अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए ये रुपए का चार्ट हमने आपके लिए निकाला, 95 टच कर गया रुपया, 96 के करीब पहुंच रहा है, तो 95 के ऊपर अगर ये ट्रेड कर रहा है तो ये नो डाउट कि कोई अच्छी बात नहीं है। ऑल टाइम लो पे है आपका रुपया, ऑल टाइम लो, याद रखिएगा। एक खबर सुबह से बहुत चल रही थी कि कच्चा तेल 122 पे चला गया, 126 पे चला गया, ये हो गया। मैंने एक ट्वीट करके भी बताया था कि क्रूड एक्चुअली 112-15 से ऊपर गया ही नहीं कभी। उसका रीजन समझ लीजिए क्या है। कंफ्यूजन लोग क्रिएट कर देते हैं जल्दबाजी में। जिस भाव को 122, 126 cnbc.com की वेबसाइट पे या किसी इन्वेस्टिंग के .com पे कहीं भी दिख रहा होगा आपको, वो दरअसल जून का आज एक्सपायरी थी। आज उसकी एक्सपायरी का लास्ट डे था, है ना। तो 30 अप्रैल को जून 26 की एक्सपायरी हो रही थी, इस वजह से वो वोलेटिलिटी की वजह से आपको दिख रहा था। दैट इज नॉट द रियल पिक्चर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम जुलाई वाला देखेंगे। तो जुलाई का भाव चल रहा है $109 ब्रेंट का। इसलिए दिन भर चैनलों ने ये कंफ्यूजन फैला के रखा था कि क्रूड 120 पहुंच गया। मैंने ट्विटर पे भी लिख दिया था, मैंने अपने सुबह लाइव शो में भी कहा था कि प्लीज गलत पिक्चर मत करो। क्या होता है कि आप लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हो, जिस दिन एक्सपायरी हो रही होती है तो टीवी चैनलों की स्क्रीन पर हम लोग उससे अगले महीने की एक्सपायरी एफएनओ डेटा दिखाने लगते हैं। यानी आज अगर मान लीजिए अप्रैल एंड हुआ तो मई का डेटा हम लोग स्क्रीन पे दिखाने लगते हैं। तो मई अप्रैल के डेटे को जब जब जिस दिन वो एक्सपायरी हो रही है उस डेटा को आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते, क्योंकि वो लास्ट डे वोलेटिलिटी है। इसलिए क्रूड का 120, 125 ये नहीं मानना चाहिए। एक्चुअली बॉन्ड जो ब्रेंट का प्राइस है मैंने आपको दिखाया $109-10 के आसपास चल रहा है, जो कि जुलाई का है। स्पॉट प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं, चूंकि वो तो अलग कहानी है। तो इसलिए क्लैरिफिकेशन के लिए हमने अपने दर्शकों को समझाया कि अगर आप टीएनएस के सदस्य हैं तो प्लीज आप कॉन्टेक्स्ट को समझा करिए। अब यूएस में कुछ नंबर आए हैं। एक तो जीडीपी का नंबर आया Q1 का 2% आया, जो 2.2% के अनुमान से कम है। हालांकि 2% बुरा नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से नीचे आया है। यूएस का जो पीसी प्राइस इंडेक्स है वो आया है 0.7% मंथ ऑन मंथ, 4% के सामने, जो कि काफी बढ़ के आया है। इसी नंबर को फेड अपने रेट के लिए कंसिडरेशन में लेता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट को स्टिल रखा है, बढ़ाया नहीं, होल्ड कर लिया है। बावजूद उनको ईरान का रिस्क दिख रहा है, तमाम चीजें दिख रही है, लेकिन अभी इस पॉलिसी में उन्होंने रेट को होल्ड रखा है। इसको इस तरह भी समझिए कि वो लोग बहुत ज्यादा यूएस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर कल फेड ने कुछ कर दिया होता तो आज 100% वहां पर सेम होता, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी इकोनॉमी के मिरर करते रहते हैं। तो यहाँ पे होल्ड किया तो वहां पे भी होल्ड कर दिया गया। अच्छा, एक बड़ी खबर आई है वोडा आइडिया की, जैसे हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों इन्वेस्टर है हमारे। तो जो एजीआर का इशू चल रहा था वो फाइनलाइज हो गया है। अब वोडा आइडिया को 64,046 करोड़ रुपए पे करने हैं, जो उनका 31 दिसंबर 2025 तक का ड्यू बन रहा है। पहले ये 87,695 करोड़ था। अब क्या हुआ था कि इसमें बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने एस्टिमेट किया था 30 से 40,000 करोड़ का। तो एक नैरेटिव ये होगा कि भैया जितना एक्सपेक्टेशन था उतना तो नहीं हुआ, 64,000 करोड़ हुआ है। लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये है कि 87,000 करोड़ से 64,000 करोड़ पे आ गया है। और 100 करोड़ टू बी पेड एनुअली फ्रॉम 32 से 35। तो इनको इतना लंबा समय मिलेगा पे करने के लिए कि ये काफी सिग्निफिकेंट रिलीफ है, और ये वोडा आइडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब नेक्स्ट मूव क्या होगा इसमें कि ये जो बाहर से इन्वेस्टर आने वाला था ना पैसा लगाने के लिए, अब उसका रास्ता क्लियर, क्योंकि ये फाइनल हो गया है। तो ये वोडा आइडिया के निवेशकों के लिए खबर थी, जो कि एक अच्छी खबर है, जिसका वो इंतजार भी कर रहे थे। इसके साथ ही जो एग्जिट पोल वगैरह बहुत चल रहे हैं, अब वो सब खत्म हो गए हैं। एक्सिस माई इंडिया ने अपना एग्जिट पोल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सैंपल बहुत छोटा था, लोग जवाब ही नहीं दे रहे, तो हमने वो पोल कैंसिल कर दिया है। टुडेज चाणक्य नाम का कोई सर्वे एजेंसी, जिसने 192 +- 11 सीट बीजेपी को दी है और 100 +- 11% 11 सीट उनको दी है। बाकी सारे पोल मिले जुले हैं, तो अटर कंफ्यूजन फैल गया है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एग्जिट पोल के सारे स्पेकुलेटिव ट्रेड्स खत्म हो चुके हैं। मंडे को अब आएगा रिजल्ट, और मंडे को जो भी रिजल्ट आएगा, मैं आपको फिर से वार्न कर रहा हूं, चाहे जो रिजल्ट आए, मार्केट को उससे कोई कंसर्न नहीं है।
क्योंकि मार्केट क्रिएट करना है करेंसी पे, मार्केट क्रिएट करना है क्रूड ऑयल पे, मार्केट क्रिएट करना है खाड़ी में जो झगड़ा चल रहा है उस पर, और मार्केट क्रिएट करना है हमारे यहाँ की अर्निंग पे। ये स्टेट इलेक्शंस में कोई भी हारे कोई भी जीते, मार्केट को उससे कुछ लेना देना नहीं। बल्कि मैं तो एक एंटीडोट आपको देता हूं कि सपोज मान लीजिए उदाहरण के लिए, मुझे नहीं पता क्या होगा, बीजेपी जीत जाती बंगाल, तो क्या वो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाने पड़ेंगे, और हार गए तो भी बढ़ाएंगे। तो इसलिए रिजल्ट का कोई बहुत मायने मुझे अब नहीं लगता। मार्केट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है यूनियन रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट का, और दो तीन जो बहुत हाईली इंडस्ट्रियल स्टेट है जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, इन राज्यों के चुनाव जब होते हैं तो मार्केट उनको थोड़ा देता है, क्योंकि वहां बहुत सारी कंपनीज हैं, लोकल लॉज, लेबर लॉज और ये वो से थोड़ा सा रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वहां का थोड़ा कंसिडरेशन होता है। बंगाल एक जमाने में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था, अब नहीं है, और वहां पे जितने भी बड़े उद्योगपतियों घराने थे उन सबके हेडक्वार्टर मुंबई आ गए। नाम के लिए है वहां पे, लेकिन ज्यादातर मुंबई में। संजीव गोयनका ग्रुप अभी भी है वहां पे, लेकिन सारे देखिए, बिरला देखिए, नेवतिया को देखिए, या जो हल्दिया पेट्रोकेमिकल वाले, सब के धंधे मुंबई में शिफ्ट हो चुके हैं हेडक्वार्टर के तौर पे। तो वहां कोई बहुत ज्यादा बिजनेस के हिसाब से वो स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। तो चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, उससे मार्केट को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर की खुशी हो सकती है कि अरे भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है या बहुत खराब रिजल्ट आ रहा है, तो उसका कुछ नहीं है, इसलिए उस झांसे में मत आइएगा प्लीज। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ होने जा रहा है। तो आज की इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही रखते हैं, और कोशिश मैं ये करूंगा कि एक इलेक्शन पे रिजल्ट या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स थे, कोशिश करूंगा कि बनाने की। अगर बन गया तो कल भी वो शो आपको देंगे, और कल एफएमसीजी पर एक सेक्टर ट्रैकिंग कैसे करें उसका शो जरूर आपको मिलेगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।